फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए का रिप्लिकेशन। पूरा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहली बात आती है डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है। देखिए, डीएनए रिप्लिकेशन का रिप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। वो प्रोसेस कैसे होती है तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये तो पता है डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसे बना होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन? शुगर हो गया, दूसरा क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया, तीसरा क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। ये तीनों चीज़ें मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करती है। रेप्लिकेशन के मेथड समझने से पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशन पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन काम करती हैं जब रिप्लिकेशन होता है डीएनए का। देखिए, डीएनए होता है, उसे खोलने का काम, उसके दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम हेलिकेज एंजाइम करता है। हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है, डीएनए को खोल देता है। अब जो टूटे हुए या फिर कह सकते हैं खोले हुए जो स्टैंड है, सिंगल सिंगल स्टैंड है, डुअल स्टैंड होता है। जो सिंगल सिंगल स्टैंड है उनमें हाफ हाफ नाइट्रोजनस बेस हट गए, मतलब एक एक नाइट्रोजनस बेस हट गए अलग अलग। बेस जो पेयर था उसमें से एक एक बेस अलग अलग हो गया, एक एक स्टैंड में चला गया। होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो टूटी हुई चेन पे चिपक जाएगा। उसका काम यही होता है कि जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है उनको टूटे हुए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चिपकाना, डीएनए को पूरा बनाना, डबल स्टैंडर्ड बनाना। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। जब ये स्टैंड पूरा हो जाता है, जब स्टैंड अटैच हो गया, जब इसमें न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए, तो वहीं पे लीडिंग स्टैंड बोला जाता है उसे। मतलब न्यू स्टैंड जैसे ही बन गया, दूसरा जो टूटा हुआ स्टैंड है वो तो अलग है, दो स्टैंड अलग अलग है। इसमें जब न्यू फ्री न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, किसकी प्रेजेंस में, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है, तब ये लीडिंग स्टैंड बना रहा है। जो स्टैंड बना रहा है, ये नीचे का स्टैंड जो बना रहा है, तो उसे लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। ऐसे ही नीचे होता है, ऐसे ही दूसरे स्टैंड में होता है। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो मेथड है डीएनए रिप्लिकेशन की, वो कौन कौन से मेथड है। रिप्लिकेशन किस किस मेथड से होता है, उनमें से सबसे पहला जो मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो इस मेथड में इन्होंने बताया कि जो पेरेंटल डीएनए है, ये वाला पेरेंटल डीएनए है, जब इसका रिप्लिकेशन होता है तो इसके दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए था वो दो स्टैंड में टूट गया और हर एक स्टैंड में दूसरा नया स्टैंड आके जुड़ गया। मतलब पेरेंटल डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, उसके बाद जो स्टैंड है डीएनए के वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों स्टैंड में एक अलग अलग स्टैंड ऐड हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड दोबारा होगा, पहले डबल स्टैंडर्ड था, फिर सिंगल स्टैंडर्ड हुआ, फिर से डबल स्टैंडर्ड होगा, जिसमें एक स्टैंड पुराना और एक स्टैंड नया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे की, दूसरे मॉडल की, जो कंजर्वेटिव मॉडल है। ये भी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसमें इन्होंने बताया कि एक डीएनए से जब दो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, दो डीएनए बनेंगे, तो एक पूरी तरीके से नया होगा। मतलब इस एक डीएनए के पूरे दोनों स्टैंड न्यू होंगे, एक डीएनए बिल्कुल पेरेंट डीएनए जैसा होगा। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है, इसमें पर स्ट्रैंड में कुछ टुकड़े चेंज होते हैं। मतलब ये स्ट्रैंड है दो एक डीएनए के, तो इसमें कुछ टुकड़ा चेंज हो गया, कुछ टुकड़ा यहाँ का चेंज हो गया, कुछ टुकड़ा बीच का चेंज हो गया, ऐसे जैसे कि ये रेड कलर से दिखाया जा रहा है। कुछ कुछ टुकड़े चेंज हो गए हर डीएनए के स्टैंड के। पूरे डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, दो स्टैंड में थोड़ा थोड़ा पार्ट चेंज हो गया है। ये 3 मॉडल हो चुके थे रिप्लिकेशन के, कि अलग अलग साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कहा कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, किसी ने कहा कंजर्वेटिव होता है, किसी ने कहा डिस्पर्सिव होता है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा, एंड स्टाहल ने। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो 1958 मीन्स 1958 में करा था, जिससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए का रिप्लिकेशन किस मेथड से होता है। चलिए बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। एंड स्टाहल ने ये प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने बताया, तो उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया का फुल फॉर्म होती है ईसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया, और इन्होंने उनको ग्रोथ कराया, मतलब उनका कल्चर करा। तो उन्होंने इनका कल्चर NH4Cl
मतलब अमोनियम क्लोराइड मीडियम में करा। तो अब आप कहेंगे कि इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का जो कल्चर करा या फिर कह सकते हैं ग्रो करा इन्होंने, तो NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड में ही क्यों किया। देखिए, डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं, की एलिमेंट्स जो बताए थे मैंने तीन, वो कौन कौन से थे, शुगर था, फॉस्फेट था एंड नाइट्रोजनस बेस था। नाइट्रोजनस बेस मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया का कल्चर होगा, जब वो ग्रो करेंगे NH4Cl के मीडियम में, तब वो उनका डीएनए वहाँ से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करेगा, को वहाँ से ले लेगा। इसीलिए इन्होंने अमोनियम क्लोराइड मीडियम का यूज़ करा। देखिए, अमोनियम क्लोराइड का तो इन्होंने यूज़ करा मीडियम में, लेकिन इन्होंने वो दो टाइप का अमोनियम क्लोराइड लिया। वो कैसे, पहला जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें जो नाइट्रोजन था वो भारी नाइट्रोजन, जिसे हम N15 के नाम से जानते हैं। ये नाइट्रोजन के आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। और एक मीडियम, जो दूसरा मीडियम था अमोनियम क्लोराइड का ही, लेकिन उसमें जो N प्रेजेंट था वो N15 नहीं N14 था, मतलब हल्का नाइट्रोजन था। तो ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने NH4Cl मीडियम लिया, जिसमें इन्होंने दो मीडियम क्रिएट करे, जिसमें से पहले अमोनियम क्लोराइड मीडियम में जो नाइट्रोजन था उसे भारी नाइट्रोजन रखा, और दूसरे मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें नाइट्रोजन जो था उसे हल्का रखा है। ये तो ये आइसोटॉप्स होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आइसोटॉप्स पढ़े होंगे, समस्थानिक पढ़े होंगे। इनमें बस ये अंतर होता है कि N14 होता है, उसमें जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो 7 होता है, और N15 में जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 8 होते हैं। ऐसे ही N16 मतलब नाइट्रोजन 16 में जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 9 होते हैं। नाइट्रोजन के वैसे तो तीन है, लेकिन तीन आइसोटॉप्स हैं, लेकिन इसमें दो होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, N15 N14। तो कंफ्यूज मत होना, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रिप्लिकेशन सेशन होता है, जो टाइम होता है, वो 20 मिनट का होता है, मतलब 20 मिनट में वो रिप्लिकेट हो जाएंगे दोबारा से। तो इन्होंने कोलाई बैक्टीरिया को NH4Cl में ग्रो कराया। उसके बाद जब वो रिप्लिकेट हो गए, उसके बाद इन्होंने उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, निकाला। जब ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए निकाला तो उसे एक मीडियम में डाला। देखिए, ग्रो कराया था NH4Cl के मीडियम में, और जिस मीडियम में उन्होंने परीक्षण किया था कन्फिग्रेशन करने के लिए, क्लोराइड का यूज़ करा, CsHCl। तो कन्फिग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सॉल्वेंट की जो डेंसिटी होती है उसे पता करने के लिए कि अगर ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा तो वो लिक्विड में नीचे बैठ जाएगा, अगर कम डेंसिटी वाला होगा तो वो लिक्विड में नहीं बैठेगा और ऊपर ही रहेगा। इसीलिए इन्होंने कन्फिग्रेशन मेथड का यूज़ करा। इससे जो हैवी डीएनए होगा, जब उसे कन्फिग्रेट होगा, जब वो नीचे बैठ जाएगा अगर हैवी होगा, अगर हल्का डीएनए होगा तो वो ऊपर रहेगा। इनकी प्रोसेस करने के लिए इन्होंने सबसे पहले N15 में प्रेजेंट ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए लिया और उसे कन्फिगरेट करने के लिए कन्फिगरेशन मशीन में डाला। उसके बाद इन्होंने जब इसे कन्फिगरेट करा, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जो ट्यूब है, जिस ट्यूब में उन्होंने कन्फिगरेट करा था, कन्फिगरेशन की प्रोसेस करी थी, तो उसमें देखा कि जो डीएनए है N15 वाले ई कोलाई बैक्टीरिया का, टेस्ट ट्यूब थी उसमें नीचे बैठ गया। मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि N15 वाला जो डीएनए है वो हैवी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा ही इन्होंने N14 वाले के साथ करा, और 14, लेकिन 14 वाला जो था, N14 वाला ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए था, तो वो ट्यूब में नहीं बैठा और वो ऊपर रहा। फिर इन्होंने क्या किया कि N15 में जो ग्रो करे थे ई कोलाई बैक्टीरिया, जैसे ही इन्होंने रेप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद तुरंत इन्हें उठा के N14 वाले में डाल दिया, मतलब भारी नाइट्रोजन वाले मीडियम से उठा के हल्के नाइट्रोजन वाले मीडियम में डाल दिया, और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 20 मिनट के लिए क्यों छोड़ा, ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन टाइम होता है कि कितने समय में वो रेप्लिकेट हो जाएगा, तो वो होता है 20 मिनट्स। इसलिए उन्होंने 20 मिनट्स के लिए उसमें N14 में N15 वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को छोड़ दिया, 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने जब N15 वाले बैक्टीरिया को N14 बैक्टीरिया में डाल दिया, मतलब भारी नाइट्रोजन से हल्की नाइट्रोजन वाले मीडियम में डाल दिया, तो कन्फिगरेशन करा। तो इन्होंने देखा कि जो डीएनए का जो कन्फिगरेशन हमने करा है उसमें तीन लेयर में डीएनए था। इसमें से पहली लेयर जो थी वो सबसे नीचे थी, मतलब नीचे बैठा हुआ। एक लेयर थी वो सबसे ऊपर थी, और एक लेयर थी वो ट्यूब में बीच में थी। है कि N15 वाला जो डीएनए होता है कन्फिगरेट
होने के बाद वो नीचे बैठ जाता है ट्यूब में, और N14 वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर ऊपर रहता है ट्यूब में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस बीच में मिडिल में एक टाइप का डीएनए मिडिल में रहा, ना वो नीचे गया और ना ही ऊपर। तो इन्होंने ये प्रूव करा कि हाँ ये उस टाइप का डीएनए है कि ना ये N14 वाला है और ना ही ये N15 वाला है। तो ये कौन सा है? तो बात निकल के आई जब उन्होंने उसका, तो ये पता चला कि जो डीएनए का स्टैंड जो था, जो दोनों स्टैंड थे, उसमें से एक स्टैंड N14 वाला और एक स्टैंड N15 वाला था। मतलब तो ये किसका मॉडल प्रूव हुआ? वाटसन एंड क्रिक का मॉडल प्रूव्ड हुआ। तो ये इससे पता चल गया कि हाँ जो हाइब्रिड डीएनए बनेगा, या फिर कह सकते हैं रिप्लिकेशन जब होगा डीएनए में, तब उसमें जो स्टैंड का रिप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होगा। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो कि सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया, लेकिन इसे प्रूव करने वाले कौन थे? मिशेल्सन एंड स्टाहल ने।